Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, I welcome you all again. I am your chemistry tutor Yasir sir, and this is video lecture number 27. We are discussing the part, the chapter ionic equilibrium. And आज का जो टॉपिक है, आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो है बफर्स के बारे में. बफर्स क्या होते हैं या आप उनको कहते हो बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं. तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन पे जाऊंगा और हम उसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट बफर्स या बफर सॉल्यूशंस ऐसे टाइप ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं. यहाँ पे लिखता हूँ दोज सब्सटेंसेस which resist any change in their pH values when a small amount which resist any change in their pH values when small amount of an acid यानी कि H plus ions जो देगा और बेस जो कि OH minus ions देगा are added to it. उस टाइप ऑफ सॉल्यूशन को, उस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस को हम बफर सॉल्यूशंस कहते हैं या सिंपली हम उनको बफर्स कहते हैं. मैं फिर से कहूंगा, वैसा एक सब्सटेंस जिसमें अगर आप थोड़ी क्वांटिटी एसिड की यानी कि H प्लस ऐड करेंगे या बेस OH नेगेटिव ऐड करेंगे, तो हमें यूजुअली लगता है कि अगर हम किसी सब्सटेंस में H प्लस ऐड करेंगे तो उसका पीएच जो है डिक्रीज होगा, वो एसिडिक बन जाएगा. अगर किसी सब्सटेंस में हम OH नेगेटिव ऐड करेंगे यानी कि उसका जो है पीएच इंक्रीज हो जाएगा, वो बेसिक बनेगा. लेकिन देयर आर सम सब्सटेंसेस जिनमें अगर आप थोड़ा अमाउंट एसिड का या बेस का ऐड करोगे, वो पीएच अपना चेंज नहीं करते, यानी कि उनके पीएच में कोई चेंज नहीं होता, उनका वैल्यू जो है दैट प्रैक्टिकली रिमेन्स कांस्टेंट. वैसे सब्सटेंसेस को आप बफर्स कहते हो या वैसे सॉल्यूशंस को आप बफर सॉल्यूशंस कहते हो. मैं फिर से डेफिनेशन को पढ़ूंगा यहाँ से, उसके बाद हम जो है एग्जाम्पल्स की तरफ जाएंगे जिससे आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर होगी. Those substances which resist any change in their pH values whenever a small amount of an acid or a base are added to it. यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका pH जो भी है, मान लो x है, जो भी pH है, मान लो मैंने कहा pH x है, अगर आप उस सब्सटेंस को देखो, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सब्सटेंस है, ये कंटेनर है, मान लो यहाँ पे मैंने एक सब्सटेंस लिया, इसमें एक सब्सटेंस है, मान लो इस सब्सटेंस का जो pH वैल्यू है मान लो वो है x. लेट अस सपोज इसका pH x है. तो आप क्या कर रहे हो, मान लो आपने इस सब्सटेंस में अब थोड़ी एसिड की क्वांटिटी या H प्लस या आपने बेस की क्वांटिटी इसमें ऐड की, तो आप देखेंगे सॉल्यूशन ऐसे बिहेव करेगा, ये सब्सटेंस ऐसे बिहेव करेगा कि इसका pH जो है इसमें चेंज नहीं आएगा. तो वैसे सब्सटेंस को आप बफर कहते हो. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक नेचुरल एग्जांपल बताएंगे बफर्स की, तो सबसे नेचुरल जो एग्जांपल है बफर की वो हमारा ब्लड है. तो ब्लड इज अ नेचुरल बफर, यानी कि अगर आप एसिडिक फूड खाओगे या बेसिक फूड खाओगे तो ब्लड का जो पीएच होता है उसमें चेंज नहीं आता, और उसका वैल्यू जो होता है प्रैक्टिकली दैट इज 7.4 टू 7.5 7.6 के अराउंड जो है ब्लड का जो है पीएच होता है. कुछ बुक 7.6 भी लिखती है. तो आप देखोगे कि ब्लड का जो पीएच है वो इस रेंज में आता है. कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है ब्लड का पीएच क्या है. और ब्लड में जब हम बाहर से एसिडिक फूड खाते हैं या बेसिक फूड खाते हैं, तो ये एसिड कंटेंट या बेस का कंटेंट जो होता है, ये जब हमारे ब्लड में जाता है तो ब्लड का पीएच चेंज नहीं होता है, यानी कि ब्लड एक्ट्स एज अ बफर, इज अ नेचुरल बफर. ठीक है ना. तो डेफिनेशन आप फिर से याद रखेंगे, वैसे सब्सटेंस जो अपना पीएच चेंज नहीं करते, यानी कि जिनका पीएच प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहे, वैसे सब्सटेंस को डियर स्टूडेंट्स बफर्स कहते हैं. तो चलिए अब हम टाइप्स की तरफ जाएंगे और टाइप्स के साथ साथ ही आपको इनका मैकेनिज्म जो ऑफ एक्शन है वो समझ आ जाएगा. तो यहाँ पे मैं टाइप्स की बात करूंगा. सो फार एज द टाइप्स ऑफ बफर्स आर कंसर्न्ड, देखिए, सो फार एज टाइप्स ऑफ बफर्स आर कंसर्न्ड, नंबर 1
we have an acidic buffer. Number one, we have an acidic buffer. Number two, we have basic buffer. We have basic buffer. And number three जो है, we have a neutral buffer. We have a neutral buffer. ये प्लीज आप याद रखिए. हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ बफर होते हैं. एक को कहते हैं एसिडिक बफर, दूसरे को कहते हैं बेसिक बफर, तीसरे को कहते हैं न्यूट्रल बफर. अब एसिडिक बफर क्या होता है, पहले आपको ये चीजें समझनी है. डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए. देखिए, मैं यहाँ पे एक लाइन डाल देता हूँ. एसिडिक बफर एक ऐसा बफर होता है, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा, एसिडिक बफर इज अ दैट टाइप ऑफ अ बफर जो कि बना है, विच इज फॉर्मड ऑफ, एसिडिक बफर इज दैट टाइप ऑफ अ बफर विच इज फॉर्मड ऑफ अ वीक एसिड. कोई भी वीक एसिड लेंगे आप, एंड इट इज साल्ट, and its salt with a strong base, and it is salt with a strong base. यानी कि एक ऐसा सबस्टेंस जो कि बना है एक तो वीक एसिड का और उस वीक एसिड का साल्ट एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, उस टाइप ऑफ बफर को हम एसिडिक बफर कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं दूंगा, यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा मैं, मान लो मेरे पास है वीक एसिड CH3COOH, वीक एसिड है. अगर आप इसी वीक एसिड का साल्ट लेंगे जो कि आप एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ लेंगे, मान लो आपने NaOH के साथ इसको रिएक्ट किया, तो इसका जो साल्ट है दैट विल बी CH3COO. लेट्स सपोज अगर मैं NaOH के साथ इसका साल्ट बनाऊं दैट विल बी दिस. तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये वीक एसिड है और ये इसी वीक एसिड का साल्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना है. वैसे टाइप ऑफ बफर को हम एसिडिक बफर कहते हैं. तो देखो मैंने यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दिया, मैंने ब्लॉक में रखा. एसिडिक बफर इज दैट टाइप ऑफ अ बफर which is formed of a weak acid and it is salt with a strong base. तो this is your my dear students acidic buffer. सबको क्लियर हो गया? आप एक और एसिडिक बफर बना सकते हैं. चलो ये तो मैंने एक एग्जांपल ली. मान लो आप एक कोई और एक एसिड ले लो. मान लो हम फॉर्मिक एसिड लेते हैं, देखो HCOOH, ये मान लो फॉर्मिक एसिड है और इस फॉर्मिक एसिड का अगर आप साल्ट बनाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, चलो यहाँ पे मैं बेस लेता हूँ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग है, तो वो इसका जो साल्ट बनेगा दैट विल बी HCOOK. सबको क्लियर हो रहा है ना? देखो ये फिर से वीक एसिड है और ये इसी वीक एसिड का साल्ट जो है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ. तो ये एक एसिडिक बफर है, ये दूसरा एसिडिक बफर है. मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको. मान लो मेरे पास वीक एसिड है HCN, जिसको आप कहते हो हाइड्रोजन साइनाइड. हाइड्रोजन साइनाइड इज अ वीक एसिड और अगर आप इसका साल्ट लेंगे, ठीक है ना, विद स्ट्रॉन्ग बेस, चलो मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लेता हूं, तो वो क्या बनेगा, शाबाश. अगर आप इसका नेगेटिव आयन देखेंगे तो ये होगा HCN. तो स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, देखो ऐसे लेते हैं हम HCN, ये तो एसिड देगा. और अगर आप इसकी रिएक्शन करोगे फॉर एग्जांपल NaOH के साथ, तो जाहिर सी बात है यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा और यहाँ पे बनेगा NaCN, सोडियम साइनाइड इसको कहते हैं. ये इसका साल्ट है, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, और ये वीक एसिड है जिसको आप हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं. जाहिर सी बात है एसिड प्लस बेस जो है वो वाटर प्लस साल्ट देता है. तो H यहाँ से निकालेंगे बिकॉज एसिड है, और बेस से OH माइनस निकालेंगे तो वाटर पहले बाहर निकालेंगे, तो बचा का यहाँ पे बचा Na पॉजिटिव और उसका बचा Cn नेगेटिव, ठीक है ना, तो बन गया NaCN. तो NaCN जो है एक साल्ट बना जो वीक एसिड से बना और स्ट्रॉन्ग बेस से बना, वो मैंने यहाँ पे लिखा. सबको क्लियर हो रहा है? सो एसिडिक बफर्स माय डियर स्टूडेंट्स आर दोज टाइप्स ऑफ बफर्स व्हिच आर फॉर्म्ड ऑफ अ वीक एसिड and their salt with a strong base. Such type of buffers are known as acidic buffers. और मैंने आपको यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स दे दी. सबको क्लियर हो रहा है? देखिए अब अगर हम बेसिक बफर की तरफ आएंगे, देखिए बेसिक बफर में हम क्या करेंगे. बेसिक बफर एक ऐसा बफर होता है विच इज फॉर्म्ड ऑफ अ वीक बेस, ध्यान दीजिए, विच इज फॉर्म्ड ऑफ अ वीक बेस and it is salt and it is salt, यानी कि वीक बेस का ही साल्ट, and it is salt with strong acid. बिल्कुल उसका रिवर्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल है.
बेसिक बफर ऐसा टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है, ऐसा टाइप ऑफ बफर होता है, ऐसा टाइप ऑफ सबस्टेंस होता है जो कि एक तो वीक बेस से बनता है और उसी बेस का साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के। जैसे चलो मैं एग्जांपल्स देता हूँ यहाँ पे, मालूम मैं एग्जांपल्स दूंगा। बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, कोई वीक बेस जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना, NH4OH, ये है वीक बेस। अब इसी वीक बेस का साल्ट ले लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। चलो मैं आपको पहले दिखाता हूँ ये कैसे करेंगे आप। जब आप वीक बेस लेते हैं ना NH4OH, देखिए ये तो वीक बेस है, सबको क्लियर हो रहा है। अब इसका साल्ट बनाना है आपको किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो चलो पहले स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, मैं लेता हूँ HCl। आपको पता है बेस OH नेगेटिव देगा, एसिड H प्लस देगा, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। तो क्या बनता है, एक तो बनता है साल्ट और वाटर बाहर निकलता है। देखिए अब ये NH4 प्लस है, ये HCl माइनस है, तो क्या बनेगा NH4Cl, बाकी प्लस वाटर तो बाहर जाएगा। तो ये जो बन गया आपका ये साल्ट है। तो ये साल्ट किससे बना है, ये एक तो बना है वीक, सॉरी ये बेस है यहाँ पे, एक तो बना है ये वीक बेस से और बना है स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, ये तो वीक बेस है, बताइए अब इस वीक बेस का साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ क्या हुआ, क्या मैं लिख सकता हूँ NH4Cl। देखिए, so my dear students, this is an example, this is the example of a basic buffer, this is the example of a basic buffer। देखिए आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो वीक बेस, ठीक है ना। मान लो मैंने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 और मान लो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे 2 टाइम्स वाटर बाहर जाएंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4। तो अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे तो ये भी एग्जाम्पल है बेसिक बफर का। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिक बफर एक ऐसा टाइप ऑफ बफर होता है जो कि बना होता है वीक बेस का और एक साल्ट होता है उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो एसिडिक बफर में मैंने कुछ एग्जांपल्स दी, बेसिक बफर में मैंने कुछ एग्जांपल्स दी, आप एक और ले सकते हैं। जैसे मान लो आप ले लो अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो वीक बेस AlOH3, दिस इज अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ वीक बेस। अब इसका बनाइए स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साल्ट। मान लो मैं स्ट्रॉन्ग एसिड लेता हूँ नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड अगर देखेंगे तो ये बनाएगा देखिए AlNO3, बिकॉज वो 3 नेगेटिव होगा तो इट विल बी AlNO3 होल 3 लाइक दिस, ठीक है ना। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बेसिक बफर्स। तो अगर आप उन्हीं दो को ऊपर याद रखेंगे तो काफी है। तीसरा जो केस आता है उसको हम कहते हैं न्यूट्रल बफर। न्यूट्रल बफर होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। न्यूट्रल बफर एक ऐसा बफर होता है जो कि बेसिकली एक साल्ट होता है। न्यूट्रल बफर्स जो होते हैं बेसिकली वो साल्ट्स होते हैं, साल्ट्स किसके, ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ये बात समझिए, इसमें 2 सब्सटेंसेस होते हैं, एक तो एसिड होता है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें बेस होती है वीक बेस और उसका कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन जो न्यूट्रल बफर्स होते हैं, न्यूट्रल बफर क्या होता है, न्यूट्रल बफर खाली साल्ट्स होते हैं जो कि वीक एसिड से बना है और वीक बेस से बना है। मतलब चलिए आप एक कोई वीक एसिड ले लीजिए, मैं लेता हूँ CH3COOH, देखिए, और मान लो मैं इसकी रिएक्शन करता हूँ वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट मींस NH4OH। देखिए अब जाहिर सी बात है वाटर तो बाहर जाएगा ही, जब वाटर बाहर जाएगा तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CH3COONH4 देखिए नेगेटिव पार्ट है, प्लस पार्ट है, तो ये जो बना ना नीचे प्लस वाटर तो जाएगा ही जाएगा बाहर, वो तो पता है आपको। तो ये बेसिकली साल्ट है, देखिए ये साल्ट है, इसको अमोनियम एसिटेट कहते हैं। ये साल्ट है जो किससे बना है, जो वीक एसिड, देखिए यहाँ पे, जो कि वीक एसिड और वीक बेस से बना है। तो जो साल्ट्स वीक एसिड और वीक बेस की वजह से बनते हैं वो साल्ट्स भी बफर्स एक्ट करते हैं और उन साल्ट्स को न्यूट्रल बफर कहते हैं। उन साल्ट्स को माय डियर स्टूडेंट्स न्यूट्रल बफर कहते हैं। सिंपली है, न्यूट्रल बफर में पीएच जो है वो इक्वल टू 7 होगा, ये बहुत सिंपल है, इसका पीएच इक्वल टू 7 होगा। बेसिक बफर है तो जाहिर सी बात है बेस बता रहा है, बेसिक है, बेसिक नेचर है, तो इसका ग्रेटर देन 7 होगा। और जो एसिडिक बफर होते हैं, सिंस नाम ही एसिडिक है तो इनका पीएच लेस देन 7 होता है। तो पीएच की हम बाद में बात करेंगे वो क्या होता है। फिलहाल मैंने आपको जनरल
कॉन्सेप्ट दिया बफर होता क्या है, यानी कि बफर्स या बफर सॉल्यूशंस भी आप कह सकते हो कि होते क्या है। और उसके बाद मैंने आपको टाइप्स समझाए। सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ बफर्स। वन इज एन एसिडिक बफर, सेकंड इज द बेसिक बफर एंड थर्ड इज द न्यूट्रल बफर। एसिडिक बफर क्या होता है? एसिडिक बफर एक ऐसा बफर होता है जो कि बनता है वीक एसिड से और साल्ट जो है उसका स्ट्रॉन्ग बेस से। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल बताई। बेसिक बफर एक ऐसा बफर होता है जो कि बनता है वीक बेस से और उस वीक बेस का साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो उसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया आपको। और थर्ड कैटेगरी जो है जिनको आप न्यूट्रल बफर कहते हो, न्यूट्रल बफर सिंपली साल्ट्स होते हैं जो कि वीक एसिड और वीक बेस की वजह से बनते हैं। ठीक है ना, सबको क्लियर हो गया? उनको हम कहते हैं न्यूट्रल बफर्स। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा बफर एक्शन, यानी कि बफर्स कैसे काम करते हैं। यानी कि अगर आप उसमें एसिड डालते हैं या बेस डालते हैं, सर आपने कहा बफर सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं अगर उनमें थोड़ी अमाउंट एसिड की डालेंगे या थोड़ी क्वांटिटी बेस की डालेंगे तो वो अपना पीएच जो है वो लिटरली चेंज नहीं करते, यानी कि वो प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है और ये आप कैसे हमें समझाएंगे? तो वो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बफर एक्शन क्या होती है, यानी कि हाउ डज बफर्स वर्क एक्चुअली। क्लियर होगा? तो सबसे पहले मैं आपको एसिडिक बफर का दिखाऊंगा, आपको बेसिक बफर का भी फिर ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें लीचार्ट-क्लेयर्स प्रिंसिपल का जो है वो इस्तेमाल होता है क्योंकि, और इसमें कॉमन आयन इफेक्ट का भी इस्तेमाल होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब तक आप कॉमन आयन इफेक्ट और लीचार्ट-क्लेयर्स प्रिंसिपल ना पढ़े हो तब तक आपको बफर्स समझ नहीं आएगी और खासकर आपको तब तक बफर एक्शन समझ नहीं आएगी। बफर्स एक्ट कैसे करते हैं, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ बफर एक्शन, यानी कि हाउ डज बफर्स वर्क बेसिकली। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बफर एक्शन। बफर एक्शन, हाउ डज बफर्स वर्क। बफर एक्शन का क्या मतलब है? हाउ बफर्स वर्क, हाउ बफर्स वर्क, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए, सबसे पहले मैं एसिडिक बफर लेता हूं। चलिए, तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस वी डिस्कस एन एसिडिक बफर। देखिए, मैं एसिडिक बफर लेता हूं एग्जांपल के तौर पर। बताइए, चलिए ले कोई एसिडिक बफर, चलो मैं लेता हूं। एसिडिक बफर है, एक तो है CH3, देखिए CH3 COOH, एक तो ये वीक एसिड और उसका साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। सिंस ये वीक एसिड है और आपको पता है वीक एसिड पार्शियली आयोनाइज होता है, इसलिए मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस दिखाया। एक तो देगा ये CH3COO नेगेटिव और देगा H+। सबको क्लियर हो गया यहाँ पे? और होता है इसका साल्ट, और साल्ट आपको पता है इसका अगर लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो वो मैं लूंगा CH3COONe। क्लियर हो गया सबको? और सिंस ये साल्ट है और आपको पता है साल्ट कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, 100% आयनाइज होते हैं, और जब साल्ट डिसोसिएट होगा एक तो देगा ये CH3COO नेगेटिव एंड प्लस Na+, दैट इज Na पॉजिटिव। अब चेक कीजिए यहाँ पे, देखिए तो ये है एसिडिक बफर, ये आपके सामने एसिडिक बफर है, a weak acid and it is salt with a strong base। ठीक है ना? अब देखिए, जाहिर सी बात है यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट आप देख सकते हो, यानी कि जब आप वीक एसिड को उसका साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ डालेंगे, जब वो आयनाइज होगा तो वो फर्दर एसिडिक एसिड को आयनाइज होने नहीं देगा, यानी कि इसकी आयनाइजेशन सप्रेस हो जाएगी। बट ये आपके पास फिलहाल एसिडिक बफर है, ध्यान दीजिए। अब मान लो मैं क्या कर रहा हूं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है? मान लो मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, लेट सपोज मैं इसमें क्या कर रहा हूं, ऐड एसिड। मान लो अब मैंने इसमें एसिड ऐड किया, मैं देखूंगा ना, मैं देखूंगा ये कैसे अपने आप को रेजिस्ट करेगा पीएच चेंज करने से। माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, ये आपका एसिडिक बफर है और इस एसिडिक बफर में इनिशियली कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी H+ की। तो पीएच आपको पता है, पीएच कैसे आप निकालते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। जाहिर सी बात है, आपने जब पहले एसिडिक बफर लिया उसमें जितनी भी H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन थी आपने पीएच लॉग अप्लाई करके देख लिया पीएच क्या है, जो भी है पीएच आपने याद रखा। अब आप क्या कर रहे हैं, देखिए अब मैं
केस फर्स्ट में मैं इसी एसिडिक बफर को ऐड कर रहा हूं एसिड। व्हाट डू यू मीन बाय आप एसिड ऐड कर रहे हो, मतलब कि मैं H+ आयन ऐड कर रहा हूं। मान लो मैंने इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की थोड़ी कंसंट्रेशन डाली, ध्यान दीजिए। देखो हो गया क्या, जब आप इसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन डालेंगे तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सर, H+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। जब H+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है H+ ज्यादा है। H+ का ज्यादा होना कि मतलब सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, ये तो फिर ज्यादा एसिडिक बन जाएगा। ज्यादा एसिडिक का क्या मतलब है, इसका मतलब है pH कम हो जाएगा। अगर pH कम हुआ यानी कि अगर इस सॉल्यूशन का pH चेंज हो गया फिर तो ये बफर है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपना pH चेंज नहीं करने देगा। अब देखिए वो कैसे, जो ही आप इसमें ऐड करते हैं H+, तो जब आपने एक्स्ट्रा ऐड प्लस इसमें ऐड कर दिए तो वो इसकी कंसंट्रेशन चेंज ना हो, इसलिए एक्स्ट्रा H+ जो है वो इस एसीटेट आयन के साथ, देखिए H+ आप डाल रहे बाहर से, उसका चार्ज प्लस है, तो ये सॉल्यूशन में क्या करेगा काम, ये नेगेटिव ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर आप देखोगे नेगेटिव एसीटेट आयन है तो आपकी जो एक्स्ट्रा ये जो आप H+ ऐड कर रहे हैं, देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये एसीटेट आयन के साथ CH3COO नेगेटिव, लेकिन ये एसीटेट आयन कहां से, फ्रॉम साल्ट जो आए हैं, बिकॉज साल्ट जब आयोनाइज होता है वो 100% आयोनाइज होता है। एसीटेट आयन्स यहाँ पे जितने भी होंगे वो प्रैक्टिकली ज्यादा होगी साल्ट की ही वजह से। सबको क्लियर हुआ, तो देखिए जब ये इसको कंबाइन करेगा तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, CH3COOH, यहाँ पे CH3COH बन गया। अब देखिए आपने डाला था HCl, फॉर एग्जाम्पल आपने डाला था HCl, लेकिन HCl का जो H+ है वो एसीटेट आयन से कंबाइन होकर उसने CH3COH बना लिया। अब आपको पता है CH3COH जो है वो वीक एसिड है, ये होगा फिर से थोड़ा आयोनाइज, बट ये उतना आयोनाइज नहीं होगा, यानी कि जो आपने कोशिश की थी H+ बढ़ाने की, इस साल्ट की वजह से जो एसीटेट आयन्स बहुत ज्यादा थे वो उनके साथ कंबाइन होकर वीक एसिड उन्होंने बनाया। और वीक एसिड जो है आपको पता है ये पार्शियली आयोनाइज होता है। जब ये पार्शियली आयोनाइज होगा यानी कि ये होगा आयोनाइज, पार्शियली आयोनाइज थोड़ा सा होगा, लेकिन उसकी वजह से आप देखोगे कि H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट विल प्रैक्टिकली रिमेन कांस्टेंट, दैट विल प्रैक्टिकली रिमेन कांस्टेंट, यानी कि ये जब कांस्टेंट रहेगी, जब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ही कांस्टेंट रही आपकी, इसका मतलब है आपका pH कांस्टेंट रहा। तो आपने कोशिश की H+ डालने की, लेकिन देखो सॉल्यूशन ने ऑटोमेटिकली ऐसे बिहेव किया कि इसने H+ आयन कंसंट्रेशन को कंप्लीटली चेंज नहीं होने दिया। हाँ मैं थोड़ी सी वेरिएशन हो जाएगी, इसलिए हमने कहा प्रैक्टिकली रिमेन्स कांस्टेंट। बात समझ आ रही है, तो इसकी वजह से आप देखो कि pH जो है वो चेंज नहीं हुआ, तो देयरफॉर दिस इज अ बफर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, एसिड जो आप ऐड करेंगे या नेक्स्ट केस में मैं बेस ऐड कराऊंगा, that should be very very small, the quantity should be very very small। अगर आप बहुत ज्यादा एसिड डाल रहे हैं तो dear students फिर तो चेंज हो जाएगा, उसमें तो कोई शक है नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लिखते हैं पहले when a small amount of an acid or a base are added to it। अब देखिए केस है, ये तो मैंने H+ के केस में आपको दिखाया, अगर H+ होगा तो क्या होगा, तो सिंपली आप याद रखेंगे जो ही आप एसिडिक बफर में एसिड ऐड करते हैं, H+ आयन ऐड करते हैं, तो वो H+ आयन जो है वो जल्दी एसिटेट आयन जो कि साल्ट से आए होते हैं उनके साथ कंबाइन होके जो है कॉरेस्पॉन्डिंग वीक एसिड बनाता है। सिंस वीक एसिड बनता है तो वीक एसिड पार्शियली आयनाइज होता है थोड़ा सा, तो जिसकी वजह से H+ आयंस की कंसंट्रेशन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, एंड एज सच द pH ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ सी केस सेकंड, अब केस सेकंड में क्या होगा, मान लो अब हमने क्या किया, मान लो अब हमने ऐड किया बेस, छोटी क्वांटिटी बेस की, यानी कि व्हाट आई मीन टू से OH नेगेटिव आपने ऐड किया। चेक कीजिए, अब जो ही आप OH नेगेटिव ऐड करेंगे, अब देखिए इस केस में क्या होगा, जो ही आपने OH नेगेटिव ऐड किए तो मैं पहले लिखूंगा OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव ढूंढेगा क्या, देखो जैसे मैंने पहले कहा आपने H+ डाले तो H+ नेगेटिव ढूंढेगा, बिकॉज प्लस है तो माइनस ढूंढेगा, इसलिए उसने एसीटेट आयन के साथ कंबाइन किया। अब आप इस टाइम डाल रहे हो OH नेगेटिव, नेगेटिव सिस्टम में पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करेगा। अब देखो यहाँ पे दो पॉजिटिव है, एक तो है H+, दूसरा Na+। अगर आपने H+ को OH- को Na+ के साथ कंबाइन करवाया, ध्यान देना इस बात को, बुक्स में ऐसे नहीं लिखा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे बना क्या, यहाँ पे बनेगा NaOH, लेकिन आपको पता है NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो रहेगा तो ऐसे नहीं, वो फिर से आयनाइज होके Na+ एंड OH- देगा,
यानी कि एक्चुअली ये प्रोसेस जो है ये आप नहीं दिखा सकते हो, ये रॉन्ग तरीका है। तो फिर क्या है, अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है OH माइनस के लिए। OH माइनस जो है, हालांकि ये प्रोसेस भी होगा, OH नेगेटिव Na प्लस के साथ कंबाइन होके NaOH बनाएंगे, लेकिन सिंस NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है वो वापस आयनाइज होके उन OH नेगेटिव्स को वापस दे देगा, यानी कि Na के साथ कंबाइन होने में OH नेगेटिव का कोई फायदा है नहीं। बट अगर ये OH नेगेटिव आयन इस H प्लस के साथ कंबाइन हो, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, इसमें अभी लिचट-लेयर्स प्रिंसिपल जो है इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे जो बनेगा H प्लस विद OH माइनस, यहाँ पे बनेगा वाटर बन गया। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे वाटर बन गया, और आपको पता है वाटर भी जो है पार्शियली आयनाइज होता है, वाटर भी पार्शियली आयनाइज होता है। लेकिन आप इंपॉर्टेंट बात सुनिए, आपने डाले क्या थे OH नेगेटिव, आपने OH नेगेटिव किसके साथ, तो मैं इस वाले पर स्टार डाल देता हूँ ये वाले स्टेप पे, बिकॉज हमें ये वाला करना है। OH नेगेटिव आयन जो है वो H प्लस के साथ कंबाइन हो गए। जो ही वो H प्लस के साथ कंबाइन हुए, ध्यान देना, जो ही वो H प्लस के साथ कंबाइन हुए और बना दिया वाटर, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, वो तो डिक्रीज हो गई। जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गई, ध्यान दे, जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गई तो यानी कि H प्लस कम हो रहा है। अगर H प्लस कम हो रहा है इसका मतलब है pH बढ़ेगा। जब pH बढ़ेगा यानी कि सॉल्यूशन का pH बढ़ेगा, यानी कि चेंज होगा, बिकॉज आप H प्लस कम कर रहे हो, जाहिर सी बात। अब H प्लस जब कम हो रहा है तो आपका pH तो चेंज होगा, लेकिन सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम को pH का वैल्यू कांस्टेंट रखना है। तो इसलिए अगर यहाँ पे सिस्टम में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, सॉरी डिक्रीज हो रही है, बिकॉज वो कंबाइन हो रहा है OH नेगेटिव के साथ। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या हो रहा है, हमें H प्लस और ज्यादा आनी चाहिए, तो उसकी अप्लाई करिए ना लिचट-लेयर्स प्रिंसिपल। यहाँ पे you are decreasing the concentration of H plus ions by allowing them to combine with OH negative ions. Now how will you compensate the loss of H plus ions? H plus ions वापस जितनी कमी हो गई है उनकी, जितने कम हुए हैं वो वापस कैसे आ सकते हैं, अगर यहाँ से एसिडिक एसिड फर्दर डिसोसिएट होगा। देखिए अगर ये फर्दर डिसोसिएट होगा ना तो यहाँ पे H प्लस और ज्यादा आएंगे। तो इसीलिए कहते हैं दैट यहाँ पे सिंस वाटर बना, आप ऐसे भी दे सकते हो, H प्लस जब OH माइनस के साथ कंबाइन हुआ तो वहां पे वाटर बना, यानी कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई। तो जब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई ना, यहाँ पे डाइल्यूशन हो रहा है। जब डाइल्यूशन हो रहा है आप देखोगे एसिडिक एसिड की जो है वो आयनाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो जब वाटर बन रहा है एंड इन ऑर्डर टू कंपनसेट, मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ऑर्डर टू कंपनसेट द लॉस ऑफ, इन ऑर्डर टू कंपनसेट द लॉस ऑफ H plus ions, in order to compensate the loss of H plus ions, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिसोसिएशन of CH3COOH takes place। आप खुद ही बताइए क्या नहीं होगा, डिसोसिएशन of CH3COOH takes place in order to compensate the loss of H plus, dissociation of CH3CO takes place according to which principle, Lee-Chart-Layers principle, according to Lee-Chart-Layers principle my dear students, according to Lee-Chart-Layers principle, because Lee-Chart-Layers principle आपको यही समझाता है कि अगर आप इक्विलिब्रियम पे किसी सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है जहां से वही कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, बिल्कुल रिवर्स जाना है। तो आपकी वजह से यहाँ पर डिक्रीज हुआ था, तो एक ही तरीका है अगर आपको ये इंक्रीज करनी है वो ये है जब ये फर्दर डिसोसिएट होगा। जब CH3COOH डिसोसिएट होगा अकॉर्डिंग टू ली-चार्ट-लेयर्स प्रिंसिपल, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से उतने H पॉजिटिव आयन्स वापस आएंगे जितने कंबाइन हुए थे OH नेगेटिव से। उसकी वजह से फिर से H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिकली क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, और जब वो कांस्टेंट रहेगी आपका pH का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो दिस इज द बफर एक्शन, this is the buffer action of an acidic buffer, how the acidic buffer works, तो ये आप यहाँ पे आराम से जो है वो समझ सकते हैं। अब जो मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाने जा रहा हूँ वो मैं दिखाऊंगा। मान लो अगर आपने थोड़ा एसिड ऐड किया भी या बेस ऐड की भी, या जो एसिडिक बफर होता है सर उसका pH क्या होता है, अगर हमें पता होगा या अगर हमें कभी क्वेश्चन पूछा गया कि साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, तो बताओ हमें pH कितना होगा। तो pH कैलकुलेशन के लिए एसिडिक बफर के केस में ही
क्या तरीका है मैं वो आपको अभी दिखाऊंगा, और उसके बाद हम अलग से फिर बेसिक बफर का दिखाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है वो समझ आ गया। दैट एसिडिक बफर के केस में आप एसिड ऐड करो या बेस ऐड करो, तो दोनों के केस में क्या हो रहा है, दोनों के केस में जो है यहाँ पे pH चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रह रही है, उसकी वजह से आपका pH जो है वो कांस्टेंट रहेगा, देयरफॉर इट एक्ट्स एज अ बफर। नाउ सी, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ डज या हाउ यू विल डू द कैलकुलेशन फॉर द pH। आप pH की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको इस सेक्शन में दिखाऊंगा, और उसके बाद हम बेसिक बफर जो है, न्यूट्रल का केस तो बहुत सिंपल है, उसमें तो आप खुद ही समझ सकते हैं। एसिडिक बफर के केस में pH, एसिडिक बफर के केस में हमें pH कैसे कैलकुलेट करना है, अगर हमें pH कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। pH को कैलकुलेट करने के लिए what do you need for the calculation of pH, देखिए what do you need for the calculation of pH from the acidic buffer? Sir, what we need is that we need molar concentration, we need molar concentration, जगह किसकी, H+ आयंस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होनी चाहिए। अगर आपको मोलर कॉन्सेंट्रेशन H+ की पता है, आप pH निकाल सकते हैं। आप देखिए तरीका क्या है, चेक कीजिए। मैं हेंडरसन्स इक्वेशन पे आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक कीजिए। चलो एसिडिक बफर फिर से लेते हैं। मान लो मैं एसिडिक बफर लेता हूं, तो मैंने लिया CH3COOH, ठीक है। आपको पता है ये आयोनाइज होता है, तो चलो मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं आपको। एसिडिक बफर क्या होता है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ वीक एसिड एंड इट इज साल्टी विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। पहले अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस ही लिखता हूँ, आप दोनों लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। CH3COONA जो थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया, सर ये आयोनाइज होके क्या बनाता है, ये बनाता है CH3COO नेगेटिव प्लस Na+, दैट इज सोडियम कैटायन। और दूसरा जो इसका है दैट इज वीक एसिड, दैट इज CH3COOH। ये जब आयोनाइज होता है ये देता है CH3COO नेगेटिव प्लस H+। चेक इट आउट। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं। मुझे बताइए, अगर मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन, साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मैंने ली C मोल्स पर लीटर इनिशियली, या जो भी है, साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C मोल्स पर लीटर। सिंस आपको पता है कि साल्ट 100% आयोनाइज होता है, इसलिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी C मोल्स पर लीटर होगी, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन C मोल्स पर लीटर होगी, बिकॉज एज पर स्टोइकियोमेट्री इसका ये एक दे रहा है, ये एक दे रहा है, तो इसके C मोल्स पर लीटर ये भी C देगा, ये भी C मोल्स पर लीटर देगी। लेकिन सिंस ये वीक एसिड है, अब ध्यान दें, एट टाइम t = 0 सेकंड्स, मान लो पहले इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, मैं कहूंगा सर इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो x थी, x मोल्स पर लीटर। बात समझिए, x मोल्स पर लीटर, ये तरीका है दिखाने का। उस टाइम इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, वो थी 0, लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी भी थी, वो भी 0 थी। लेकिन सिंस एसिटेट आयंस ऑलरेडी है, तो बताओ उस टाइम एसिटेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, उस टाइम एसिटेट आयंस की चलो मैं ऐसे आपको दिखाता हूँ, चलो आप इससे कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन एट टाइम t = T इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम पहुंचेगा, बताओ इसमें से कितना कंबाइन होगा, मैं कहूंगा x में से कितना होगा, x अल्फा, बिकॉज अल्फा विल बी इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये चीजें मैं समझा चुका हूँ आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में, अगर नहीं पता है, नहीं देखा है, तो प्लीज प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स जो है वो देख लो। तो इसका ये एक दे रहा है और ये एक दे रहा है, तो अगर इसमें से x अल्फा घट रहा है तो ये भी उस टाइम x अल्फा बनेगा और ये भी उस टाइम x अल्फा बनेगा। मुझे बताइए अब टोटल मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मैं यहाँ पे लिखूंगा नीचे, टोटल मोलर कॉन्सेंट्रेशन, टोटल मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान देना मैं क्या कहूंगा, बताइए एसिटेट आयन CH3COO नेगेटिव की टोटल आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। एक तो है इसकी C
इसकी तो ऑलरेडी सी है ही, और इसकी कितनी इक्विलिब्रियम पे एक्स अल्फा, तो मैं क्या लिखूंगा, इट इज सी प्लस एक्स अल्फा। बात समझिए। बताइए H प्लस आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है इक्विलिब्रियम पे? सर H प्लस आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, वो इक्विलिब्रियम पे कितनी है? सर वो इक्विलिब्रियम पे है एक्स अल्फा। और बताइए एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितनी है? CH3COOH। बताइए इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? सर वो है इक्वल टू, देखिए x माइनस एक्स अल्फा, x माइनस एक्स अल्फा। अब इंपॉर्टेंट बात समझिए, बिकॉज मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन पे आ रहा हूँ। चेक इट आउट। since अल्फा इज लेस देन 1, जाहिर सी बात है वीक एसिड्स का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको आप DOD कहते हो, अल्फा, वो बहुत कम होता है। तो देयरफॉर C प्लस एक्स अल्फा, सिंस अल्फा इज वेरी लेस देन 1, इसका मतलब है ये एक्स अल्फा टर्म भी बहुत कम होगी। व्हेन एक्स अल्फा टर्म विल बी लेस, तो मुझे बताओ आप क्या मैं लिख सकता हूँ उस टाइम? CH3 COO नेगेटिव जो है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन नियरली इक्वल टू होगी C। बात समझिए। और CH3CO की देखिए, CH3COOH की, सिंस फिर से अल्फा इज वेरी लेस देन 1, तो आप C को एक्स अल्फा ऐड करो, बिकॉज एक्स अल्फा इज वेरी लेस देन, तो ज्यादा C पे फर्क नहीं पड़ेगा। और आप x में से एक्स अल्फा कम करो, तो इसमें से मान लो पूरे समंदर में जितना पानी एक बाल्टी ना आपने उठा लिया, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो दैट विल बी आल्सो इक्वल टू नियरली इक्वल टू मतलब x। अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान दो, C और x जो है, ये वैल्यूज ये आपको नोन होगी, ये आपको गिवन होगी। These values will be given, they will be known, they will be given my dear students, they will be known। ये आपको यूजुअली प्रॉब्लम्स में दिए जाएंगे। अब मुझे बताओ इस इक्वेशन के लिए, फॉर दिस इक्वेशन ध्यान से देना, मुझे बताओ अगर मुझे Ka का वैल्यू निकालना होगा, बिकॉज जाहिर सी बात है ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड के लिए Ka किसके बराबर आता है? That will be the molar concentration of CH3COO negative into molar concentration of H plus and divided by, यहाँ पे इसकी concentration जो है वो नीचे लिखेंगे CH3COOH। चेक कीजिए यहाँ पे Ka का वैल्यू गिवन होता है। एसिटेट आयन जो कि साल्ट से आया था, इसको कंजुगेट बेस कहते हैं। CH3CO आयन ये कंजुगेट, या इसको आप साल्ट भी कह सकते हो या कंजुगेट बेस भी कह सकते हो, ठीक है। एसिटिक एसिड, इसमें से एक H जब बाहर निकालते हैं तो कंजुगेट बेस बनती है, तो जाहिर सी बात है वो ये है, वो गिवन है। H प्लस आपको निकालनी है, बिकॉज मैंने अभी आपको कहा pH निकालने के लिए व्हाट यू नीड द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। देखिए जरा मुझे बताइए H प्लस की कंसंट्रेशन इस इक्वेशन के हिसाब से किसके बराबर होगी? क्या मैं लिख सकता हूँ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी बराबर Ka, और ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज CH3COOH, दैट इज वीक एसिड, डिवाइडेड बाय, अब ऊपर क्या है CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव। बात समझ लेना यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया ना? देखिए मैं ये पूछना इरेज करता हूँ, बताइए H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? मैं फिर से लिखूंगा H प्लस आयन, बिकॉज मुझे H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। आप में से कोई कहेगा सर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो एक्स अल्फा के बराबर है। मान लो आपको कभी कभार एक्स और अल्फा नहीं दिया गया है, आपको उनके वैल्यूज दिए गए, अगर आपको एक्स भी पता है अल्फा भी पता है तो कोई टेंशन नहीं, आप एक्स अल्फा निकालिए, आपका H प्लस निकला, आप pH कैलकुलेट कीजिए। मगर अगर आपको H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इनके हिसाब से दी गई है, इन टर्म्स ऑफ दीज थिंग्स, तो क्या करेंगे वो बता रहा हूं मैं। बताइए किसके बराबर हो गया? दैट इज इक्वल टू K इंटू A। ऊपर क्या है? ये तो वीक एसिड है, देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे ये वीक एसिड है, तो इट विल बी वीक एसिड, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ वीक एसिड, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड जो है, आप देखिए ना CH3COH क्या है, CH3CO जो मैंने यहाँ पे लिखा था CH3COOH, ये क्या है? ये वीक एसिड है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा वीक एसिड, ठीक है ना। देखें डिवाइडेड बाय CH3CO नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, जो कि साल्ट की थी, वो तो मैंने पहले ही लिखा, बिकॉज जितना साल्ट होगा वो 100% आयोनाइज होगा,
जितनी साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ही एसीटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी। ये आपका है H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ वीक एसिड एंड इट इज साल्ट एंड इन टर्म्स ऑफ Ka। अब क्या करना है आपको, अब आपको pH निकालना है, तो निकालिए pH। pH किसके बराबर होता है, pH होता है बराबर नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं नीचे लिखूंगा देयरफॉर pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ क्या होता है H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। यहां तक सबको समझ आया, इज इक्वल टू माइनस तो माइनस की जगह है, लॉग लॉग की जगह है, और सब याद रखेंगे इट्स लॉग टू द बेस 10। दैट्स अंडरस्टूड। अब देखिए किसके बराबर, एक तो है K, दूसरा है वीक एसिड, वो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वीक एसिड डिवाइडेड बाय और साल्ट। ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। बताइए मुझे किसके बराबर होगा pH, therefore pH विल बी इक्वल टू माइनस में फिर से अपनी जगह रखूंगा, माइनस में फिर से अपनी जगह रखूंगा। अब लॉग का वैल्यू दे दीजिए यहाँ पे, ये है लॉग A मल्टीप्लाइड बाई B एंड दिस इज डिवीजन। तो डिवीजन का माइनस में चढ़ेगा और जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो प्लस में हो जाता है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ लॉग ऑफ Ka, यहाँ पे इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, मैं लिखूंगा प्लस लॉग ऑफ वीक एसिड, मैं ऐसे लिखूंगा WA वीक एसिड, और ये डिवीजन में है तो ये ऊपर माइनस चलेगा ऐसे लॉग ऑफ साल्ट। आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, अब माइनस से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो बताइए क्या बनेगा, pH विल बी इक्वल टू माइनस इंटू लॉग ऑफ Ka, दैट विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka। सबको क्लियर हो गया। अच्छा, प्लस माइनस प्लस इज माइनस फिर से, दैट इज माइनस लॉग ऑफ वीक एसिड, और माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, दैट इज प्लस लॉग ऑफ साल्ट। यहां तक सबको क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद में यहां पे लिखूंगा देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, देयरफॉर यहां पे लिखूंगा देयरफॉर pH विल बी इक्वल टू, बताइए माइनस लॉग ऑफ Ka किसके बराबर होता है, क्या मैं लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू pKa माइनस लॉग ऑफ Ka। जब K इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, जब आप इसको नेगेटिव लॉग अप्लाई करते हैं ना तो उसको हम कहते हैं pK। अब देखिए फिर क्या, माइनस लॉग ऑफ, एक तो है वीक एसिड और प्लस है लॉग ऑफ साल्ट। अगर मैं ऐसे लिखूं देखिए pH इज इक्वल टू pKa, तो पता ही है देखिए वो किसके बराबर होगा। अगर मैं पहले प्लस लिखूं प्लस वाला, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं लॉग ऑफ salt डिवाइडेड बाय वीक एसिड। दिस इज द नेट इक्वेशन for the calculation of pH for acidic buffer, for the calculation of pH for acidic buffer. So for acidic buffer मैं यहाँ पे स्टार डाल देता हूँ इस इक्वेशन पे। If you have an acidic buffer, you can calculate, देखो Ka का वैल्यू या दिया होगा आपको, pK माइनस लॉग अप्लाई करके वो निकालना है, या कभी कभार आपको डायरेक्ट pK का वैल्यू दिया होगा। लॉग ऑफ, ये यहाँ पे क्या है, ये है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। सिंपली आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको यहाँ पे pH निकाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं फिर से ऐसे लिखूंगा दैट pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ साल्ट। जब आयोनाइज होता है तो वहां पे बेसिकली कंजुगेट बेस निकलती है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कंजुगेट बेस भी, बिकॉज आपको पता है ना CH3CONA जब आयोनाइज होगा तो उसकी जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन होगी वो होगी CH3CO नेगेटिव की, बिकॉज वो 100% आयोनाइज हो जाएगा। अगर आपको कंजुगेट बेस के हिसाब से दिया गया है तो आप ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करोगे, बहुत सिंपल है। और अगर साल्ट से दिया है तो आप ऐसे करोगे। इसी इक्वेशन को हेंडरसन्स एंड हेसलबर्ग, हेंडरसन्स में डायरेक्टली लिखता हूं, हेंडरसन्स हेसलबर्ग इक्वेशन कहते हैं। दिस इक्वेशन इज नोन एज हेंडरसन्स हेसलबर्ग इक्वेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन is basically
for the calculation of pH either for the acidic buffer or for the basic buffer. और my dear students, simply अगर आप मैं लिखूंगा similarly for basic buffer, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इक्वेशन ही लिखूंगा, बाकी कैलकुलेशंस आप समझ गए कैसे क्या करनी है। आपको एग्जामिनेशन में इसका डेरिवेशन नहीं पूछेंगे जो मैंने आपको इस तरीके से दिखाया, लेकिन आपको ये इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी। मैं स्पेशली नीट स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ बिकॉज इस इक्वेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिमिलरली फॉर बेसिक बफर। बेसिक बफर के लिए आप निकालोगे POH, वहां पे POH निकलेगा, तो जाहिर सी बात है वहां H+ कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी, तो वो होगी बराबर PKA के बजाय PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय वीक एसिड के बजाय वहां पे वीक बेस होगा। ठीक है, लेकिन सिंस आपको pH निकालना पड़ेगा और आपको पता है pH जो होता है बराबर वो होता है बराबर 14 - POH, ये सबको पता है। तो उस हिसाब से आपका pH जो निकलेगा वो निकलेगा बराबर 14 माइनस, तो pH किसके बराबर है वो ऊपर लिखा है, दैट इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन वीक बेस। तो ये यहाँ पे आप इस इक्वेशन को याद रखेंगे। तो दीज आर द इक्वेशंस जिसको आप कहते हो हेंडरसन्स एंड हैसेलबच इक्वेशन। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय डियर स्टूडेंट्स बफर सॉल्यूशंस एंड बफर्स। तो उसके पीएच के बारे में भी बताया मैंने। तो दिस वाज लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 27 और लास्ट वीडियो लेक्चर जो था आयनिक इक्विलिब्रियम का। अब इसमें एक छोटा सा है, वो बफर इंडेक्स क्या होता है, तो वो प्लीज मैं आपको होमवर्क रखता हूँ। बफर इंडेक्स क्या होता है, तो दैट इज होमवर्क फॉर यू। मैं यहाँ पे लिखता हूँ होमवर्क जो है आपके लिए वो है बफर इंडेक्स। बफर इंडेक्स क्या होता है ये आपके लिए होमवर्क है। तो इसी के साथ हमारा सारा इक्विलिब्रियम पोर्शन कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह वी आर गोना मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद अ न्यू यूनिट। टिल देन फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।